एक ऐसे खास मेहमान आज मेरे साथ हैं जिनकी पहचान अब तक एक व्यापारी नेता के तौर पर रही, या मैं ये कहूँ कि वो व्यापारियों का चेहरा रहे, लेकिन अब उनकी पहचान में कुछ और पहचान भी जुड़ गई है। अब तक आप उन्हें समाज सेवक के रूप में जानते थे, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानते थे, व्यापारी नेता के रूप में जानते थे, लेकिन अब उन्हें आप एक राजनेता के तौर पर भी जानेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक बेहद ही चर्चित चेहरा जो कि बीजेपी के चांदनी चौक लोकसभा सीट से उम्मीदवार है, प्रवीण खंडेलवाल जी। क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया थी जब आपके नाम की अनाउंसमेंट चांदनी चौक लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर हुई? देखिए, जैसे ही मुझे टीवी के माध्यम से पता लगा कि नेतृत्व ने मेरा नाम चयनित किया है चांदनी चौक के लिए, तो जो पहली प्रतिक्रिया मेरे दिमाग पर आई वो ये थी कि पार्टी के एक बहुत ही छोटे कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। फिर दूसरे क्षण ये भी ख्याल आया कि यदि प्रधानमंत्री जी का इतना भरोसा है तो निश्चित रूप से हम संगठन के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के उस भरोसे को और मजबूत करेंगे और कामयाब करेंगे। इस सीट पर किस तरह का संघर्ष आप अभी देख रहे हैं, या किस तरह की चुनौती? हालांकि विरोधी का ऐलान अभी तक हुआ नहीं है। कांग्रेस ने, जब तक हम इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारना है, यहाँ पर अभी तक उम्मीदवारी की घोषणा नहीं है, तो अभी तक तो कोई विरोधी आपके सामने नहीं। देखिए, न केवल इस सीट पर बल्कि दिल्ली की 7 सीटों पर किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि हमारे पास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्ष के सफल शासन की विरासत है। जो लोगों के लिए काम किए गए उसकी एक लंबी फहरिस्त है, जिसको लेकर के और साथ साथ मोदी गारंटी को लेकर के हम सब कार्यकर्ता लोकसभा क्षेत्र के एक एक मतदाता के पास में जाने वाले हैं। और इसलिए मेरा निश्चित रूप से मानना है कि कोई चुनौती जैसी नाम की चीज़ तो दिल्ली में है ही नहीं। तो इसलिए बहुत साफ है कि हम दिल्ली की 7 सीटें भारी मतों से जीतेंगे। चुनौती आप कुछ नहीं समझते, लेकिन जिम्मेदारी तो समझते होंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर्षवर्धन जैसे सरीखे नेता को रिप्लेस करके आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी चुनावों में, तो क्या लगता है इस ग्राफ को आप और आगे लेकर जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये ग्राफ आगे जाएगा, क्योंकि जब पिछले चुनाव हुए थे तो प्रधानमंत्री जी को 5 वर्ष पूरे हुए थे, बट बीते 5 वर्षों में हिंदुस्तान ने मोदी जी के नेतृत्व में उन ऊंचाइयों को हासिल किया। चाहे वो चंद्रमा पर जाने की बात हो, चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे वो राम मंदिर बनने की बात हो, चाहे वो G20 की बात हो, चाहे देश में सड़कों का जाल बिछाने की बात हो, चाहे रेलवे का जितना विशाल नेटवर्क क्रिएट किया उसकी बात हो, चाहे वो एयरपोर्ट के नवीनीकरण की बात हो, ऐसा एक भी विषय नहीं है जिस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने काम नहीं किया। आपके अगेंस्ट अलका लांबा के नाम को लेकर थोड़ा खबरों का बाजार गर्म है। क्या मानते हैं, महिला होने का फ़ायदा उन्हें मिलेगा या फिर मोदी की गारंटी, जीत की गारंटी? देखिए, मैंने फिर आपको कहा, कैंडिडेट कौन होगा ये विषय तो समाप्ति हो गया। हमारे सारे कार्यकर्ता बेहद आत्मविश्वास से भरे हैं, बहुत अधिक उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर के वो वोट मांगने जाएंगे उस व्यक्ति ने एक इतनी बड़ी लाइन खींच दी है कि उस लाइन के करीब की बात छोड़ें, उस लाइन को छूने की भी संभावनाएं बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं। तो इस दृष्टि से कैंडिडेट X हो, Y हो, Z हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। चुनौती आप नहीं मानते, संघर्ष आप नहीं मानते, तो क्या माना जाए? क्लीन स्वीप आप करने जा रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी तो ज़रूर होगी। क्या कुछ लेआउट अपनी लोकसभा सीट के लिए? देखिए, मैंने अभी 1 सप्ताह हुआ है, पूरे जितने भी हमारे मतदाता हैं
उनसे अधिकतर से मिलने का क्रम जारी है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पूरे कार्यकर्ता मन, जोश और विश्वास तीनों को लेकर के दिन रात लगे हुए हैं। हमारे पास समय कम पड़ रहा है, लोगों से मिलने के कार्यक्रम ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस दृष्टि से आपने जिस बड़ी जिम्मेदारी की बात करी, उसमें हमने ऐसा विचार किया है कि संगठन के साथ तालमेल बैठाते हुए हमारे यहाँ 30 वार्ड हैं। हर वार्ड में सांसद कार्यालय खोलेंगे। हम और हमारे संगठन के कार्यकर्ता पटरी पर मेज लगा करके बैठेंगे। आपको व्यापारियों का चेहरा माना जाता है और चांदनी चौक अगर सीट, लोकसभा सीट की मैं बात करूं तो यहाँ एक बड़ा व्यापारियों का दल ये मानता था कि अगर कोई उम्मीदवार उतारा जाए तो वो व्यापारी चेहरा ही हो, जिससे वो व्यापारियों की समस्या समझ सके या जो भी व्यापारियों से रिलेटेड जो परेशानियां हैं उन्हें समझ सके। तो क्या माने बीजेपी ने आपके नाम का दांव खेला? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चांदनी चौक लोकसभा सीट पर व्यापारियों की एक बड़ी संख्या है। चांदनी चौक और ख़ास तौर पर उसमें पुरानी दिल्ली देश की सबसे बड़ी वितरण मार्केट है। लगभग 100 से ज़्यादा होलसेल के बाज़ार हैं जो पूरे देश को सामान सप्लाई करते हैं। इस दृष्टि से चांदनी चौक का व्यापारिक स्वरूप होना तो स्वाभाविक है, लेकिन इसमें एक खास बात और है कि अधिकतर व्यापारी जो चांदनी चौक में व्यापार करते हैं वो अब परिसीमन के बाद वो अब चांदनी चौक के लोकसभा क्षेत्र के मतदाता भी हैं। तो व्यापारी भी है और व्यापारी और उसी क्षेत्र के वो मतदाता हैं, तो वो एक लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। परंपरागत रूप से चांदनी चौक भाजपा का एक केंद्र रहा है। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, हमारे पास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सफल शासन का इतिहास है। भाजपा के कार्यकर्ताओं की अटूट संकल्प वाली टीम है। इसीलिए हम एक एक विषय पर बेहद गंभीरता से काम करेंगे और लोगों को डिलीवर करके देंगे। चांदनी चौक एक ऐसी सीट है जहां पर अब राजनीतिक जिम्मेदारी आपके ऊपर है, व्यावसायिक जिम्मेदारी आपके ऊपर है, साथ ही मैं ये मानती हूँ कि सांस्कृतिक सौहार्द की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। शीशगंज गुरुद्वारा वहाँ पर, गौरी मंदिर वहाँ पर, जामा मस्जिद उस लोकसभा सीट में, तो इस सौहार्द को भी आप किस तरह से मेंटेन कर पाएंगे? देखिए, पिछले 10 सालों में पर्टिकुलरली अगर हम चांदनी चौक की बात करें तो चांदनी चौक का सौहार्द बना हुआ है। चांदनी चौक दिल्ली देश का अकेला ऐसा क्षेत्र है जिसको हम अक्सर गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जानते हैं, और गंगा जमुनी तहजीब एक बेसिक फंडामेंटल है दिल्ली का भी और इस सीट का भी। तो वो तहजीब बरकरार रहे, एक दूसरे के प्रति सम्मान रहे और हम सब मिलकर के क्षेत्र का विकास करें और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो जीवन जीने की बुनियादी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं हम अधिक से अधिक उपलब्ध करा पाएँ, तो कार्य के केंद्र में ये रहने वाला है। महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री इस बार बहुत फोकस दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो उनकी तीसरी पारी है या थर्ड टर्म है वो महिलाओं के उत्थान के लिए उत्कृष्ट रहने वाला है। प्रवीण खंडेलवाल जी के पास भी कुछ ऐसा प्लान जो महिलाओं के उत्थान के लिए, उन्हें बल देने के लिए, उनको प्रोत्साहन लाइफ में देने के लिए? देखिए, पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की थी, उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, जिसका नाम था लखपति दीदी। वित्त मंत्री जी ने इस बार इंटरिम बजट में
लखपति दीदी का अनाउंसमेंट किया। जब प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष लखपति दीदी का अनाउंसमेंट किया तो हमारी जो व्यापारियों की टीम है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की, वो पहले से ही महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद हमने और तेज़ी से इस दिशा पर काम किया। अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को हमने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में देश भर से आई 25,000 लखपति दीदियों का एक कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम में केंद्रीय महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी आई और उन्होंने वहाँ हमारे से संकल्प लिया कि जो अब तक लखपति दीदी बन गई हैं उनको आने वाले 5 वर्षों में हम करोड़पति दीदी बनाएंगे और लखपति दीदी बनाने का सिलसिला हम जारी रखेंगे। मैं समझता हूँ ये जो काम है, और जैसा आपने स्वयं कहा कि प्रधानमंत्री जी महिलाओं को लेकर के बेहद संवेदनशील हैं, तो ये सारे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस विजन के अंतर्गत आते हैं कि हमें निचले स्तर तक जाकर के महिलाओं को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित करना है। तो उसी में ही भारत की जो पुरानी सभ्यता है वो भी निखर करके आएगी। हमने ये देखा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच अक्सर दिल्ली में खींचतान रही, जिसका नुकसान दिल्ली वालों को हुआ। अगर मैं मुद्दों की यहाँ बात करूँ, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, साफ पानी का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, साफ सफाई का मुद्दा हो, ऑटो रिक्शा की मनमानी हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे दिल्ली वालों को दो चार होना पड़ता है। क्या लगता है प्रवीण जी, इसको लेकर भी कुछ समस्याओं का समाधान आगे करने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि केजरीवाल जी से पहले भी दिल्ली में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे। ऐसे अनेक मौके आए जब दिल्ली में सरकार एक दल की थी, केंद्र में सरकार दूसरे दल की थी। कानून वही है, अधिकार वही है, लेकिन पहले किसी भी मुख्यमंत्री का झगड़ा केंद्र सरकार से नहीं हुआ। पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस प्रकार के आरोप का एक सिलसिला शुरू हुआ। उसमें साफ तौर पर हमें ये मानना होगा कि अरविंद केजरीवाल जी नेगेटिव व्यक्तित्व के मालिक हैं, हर चीज़ को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। और क्योंकि वो दिल्ली की समस्याओं को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे बचने के लिए, उस जवाबदारी से बचने के लिए वो हमेशा आरोपों का सहारा लेते हैं। लेकिन ये भी अब बहुत साफ है कि दिल्ली के लोग केजरीवाल जी की इस राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और सही समय पर सही फैसला दिल्ली की जनता इस विषय पर उनको देने वाली है। अरविंद केजरीवाल अक्सर अब अपनी सभाओं में ये कह रहे हैं कि दिल्ली वाले मुझे बेटा और भाई तो मानते हैं, लेकिन वोट तो बीजेपी को दे देते हैं, वोट तो मोदी को दे देते हैं। क्या जवाब? क्योंकि मोदी ने काम किया, भाजपा ने काम किया। मोदी संवेदनशील हैं, मोदी समस्याओं का हल निकालते हैं। मोदी ने तो कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया कि मुझे वो काम नहीं करने देता, मुझे वो काम नहीं करने देता। तो दोनों में बुनियादी फर्क है। और मोदी जी की तुलना या मोदी जी की तुलना में केजरीवाल की तुलना करना, मैं समझता हूँ ये बेमेल तुलना है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो विचार ला करके विचार को क्रियान्वित करते हैं। केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो चलते हुए काम को किस तरीके से रोका जाए उसका विचार करते हैं। तो दोनों के विचारों का फर्क है। लालन पालन दिल्ली में हुआ, शिक्षा आपकी दिल्ली में हुई, आपका कर्म क्षेत्र दिल्ली रहा और अब रणभूमि भी दिल्ली बन गई। क्या खुद को बहुत इजीली रिलेट कर पाते हैं आप दिल्ली वालों से, या ये मैं कहूँ कि आपके लिए भी आसानी होती है दिल्ली के सेंटिमेंट्स और उनके इमोशन को समझने का फ़ायदा आपको कहीं ना कहीं मिलेगा? देखिए, आपने बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। दिल्ली के चांदनी चौक के सीताराम बाजार क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ। उन दिल्ली की तंग गलियों में मैं पला बढ़ा। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने लॉ की डिग्री करी। और
मेरा जन्म जब हुआ तो वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक परिवार है जिसमें मेरा जन्म हुआ। तो मैंने बहुत छोटेपन से राजनीति को बड़े करीब से देखा है। मैं दिल्ली भाजपा का प्रदेश का कोषाध्यक्ष रहा। मेरे परिवार में मेरे ताऊ जी एक लंबे समय तक कॉरपोरेटर रहे, उसके बाद उप महापौर बने, उसके बाद विधायक बने। मेरे पिताजी श्री विजय खंडेलवाल जी संगठन में रहे। तो प्रशासन और संगठन दोनों को मैंने बहुत करीब से देखा है। और एक आम आदमी की रोज़मर्रा की चिंताएं क्या हैं, उसकी परेशानियां क्या हैं, ये मैंने बहुत करीब से न केवल महसूस की हैं बल्कि स्वयं पर उसका अनुभव भी किया है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि उन चीज़ों की मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानकारी है, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको टिकट मिलना क्या माना जाए 9 करोड़ व्यापारियों की वोट की गारंटी बीजेपी के लिए? मैं ये मानता हूँ कि एक बहुत ही छोटे कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी है। और निश्चित रूप से जब आपने कहा देश भर का व्यापारी, पूर्ण रूप से ये मानस बना चुका है कि 2024 के चुनाव में खुलकर के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे। और मुझे टिकट देने के बाद, यानी मैं यदि देश के व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूं, उस नाते से पूरे देश के व्यापारियों में एक गजब उत्साह है। लोग दिल्ली आना चाहते हैं, लोग काम करना चाहते हैं। हमने उनसे आग्रह किया है कि आप दिल्ली न आएं, आप उनके ही क्षेत्र में जो भाजपा का प्रत्याशी हो आप उसको ही चुनाव जिताएं। जब हम डायरेक्टली सत्ता में भी नहीं थे और हमने 19 अप्रैल 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी से जो मांगा वो उन्होंने देश के व्यापारियों को दिया। और अब तो हम उस सिस्टम का पार्ट बनेंगे तो शायद और अधिक समझ के साथ हम काम कर सकते हैं। कहाँ से आपको अपने लाइफ में इंस्पिरेशन मिलती है, या कौन वो ऐसे शख्स हैं आपके जीवन में जिन्हें आप अपना सबसे मजबूत पिलर मानते हैं? निर्विवाद रूप से देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके नेतृत्व में निकट से उनके अंतर्गत काम करने का मौका मिला। तो मैंने वो सब चीज़ें सीखने की कोशिश की जो माननीय वाजपेयी जी के विराट व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं हिस्सा है। और वहीं से प्रेरणा मिली कि राजनीति के अंदर शुचिता, कार्यकर्ता के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान और लक्ष्य को लेकर के संकल्प, अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं तो एक कार्यकर्ता कुछ भी कर सकता है। आपसे आखिरी सवाल लूंगी, अपनी लोकसभा सीट के मतदाताओं के लिए कोई संदेश? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि मैं पहले भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूँ और कल चुनाव जीतने के बाद भी मैं कार्यकर्ता रहूँगा। मैं आम जनता का व्यक्ति हूँ, आम जनता से उठ कर के आता हूँ। मैंने खुद ही आपसे कहा कि एक बहुत छोटे से व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो उस जिम्मेदारी का मुझे एहसास है। इतना कह सकता हूँ अपने क्षेत्र की जनता से कि उनको अपनी पसंद पर कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिलकर के सभी जो रहने वाले लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनसे आपसी परामर्श कर, उसमें आरडब्ल्यू भी आएंगी, उसमें ट्रेड एसोसिएशंस भी आएंगी, उसमें अन्य वर्गों के लोग भी आएंगे, सबसे बातचीत करके एक ऐसा मॉडल विकसित करेंगे जिसमें सर्वांगीण विकास हो और कोई भी मामला छूटे नहीं और लोगों के दरवाजे पर ही समस्या का समाधान हो, हमारे दरवाजे किसी को आने की आवश्यकता न पड़े।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। आपको शुभकामनाएं देती हूँ इस चुनावी समर और आगे के राजनीतिक सफ़र के लिए, और उम्मीद करते हैं एक बड़ी जिम्मेदारी का आप निर्वहन करेंगे और आपके मतदाता डेफिनेटली आपको वोट देकर विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बात की प्रवीण खंडेलवाल जी से, जो कि बीजेपी के चांदनी चौक लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं, जिनका साफ तौर पर मानना है कि सामने कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारियां हैं जिनका निर्वाह वो सेवा करके जनता को डिलीवर करेंगे। आज की इस बातचीत के लिए इतना ही, और अगर ये बातचीत अच्छी लगी तो इसे फॉरवर्ड करना आप नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। धन्यवाद।